हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। ये मॉडल पेपर आज आप लोगों का एमए सेकेंड सेमेस्टर जिनका गृह विज्ञान है, ह्यूमन डेवलपमेंट आप लोगों का ब्रांच है। पेपर कौन सा स्टूडेंट? आप लोगों का ये पेपर थर्ड है। पेपर थर्ड का क्या नाम है? तो पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, ये आप लोगों का पेपर का नाम है। ये पार्ट कौन सा है? तो पार्ट आप लोगों का 2 है। इसके पहले जो आप लोगों को हम पार्ट 1 दे दिए थे स्टूडेंट, ये पार्ट 2 है। इसका एग्ज़ाम यानी आप लोगों का कल जो है 28 जून को इसका पेपर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा समय अभाव की वजह से जो है पेपर थोड़ा सा विलम्ब हम आपको दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सारे जो है ऑथेंटिक क्वेश्चन का ही हमने कलेक्शन यहाँ पे लिया है। बस आप लोगों को दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 बस पढ़ के जाना है, यही आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। एक ही मतलब 2 क्लास में आप सभी लोग जो है पास हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न आपका है कि अभिभावक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए बाल विकास में अभिभावकों का महत्व बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे कि साधारण भाषा में अभिभावक शिक्षा का अर्थ माता पिता को बाल विकास का ज्ञान देकर इस योग्य बनाना है कि बाल विकास में समुचित योगदान दे सके। ठीक है, तो अभिभावक शिक्षा का क्या उद्देश्य है या क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? अभिभावक शिक्षा का अर्थ यही होता है कि माता पिता को मतलब इस योग्य बनाना कि वह अपने बच्चे का जो है समुचित विकास कर सके, समुचित यानी ठीक तरीके से जो है उनका पालन पोषण कर सके। इस योग जो है अभिभावक को बनाना है। अब देखिए महात्मा गांधी जी के अनुसार उन्होंने क्या दिया है अभी बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं प्रौढ़ शिक्षा को इस अवधारणा अर्थ में हम लोग जैसे हैं। ठीक है, मैं प्रौढ़ शिक्षा को इस अवधारणा अर्थ में जैसे हम लोग हैं समझते हैं नहीं लूँगा। यानी इनका कहने का मतलब क्या है कि जिसे प्रौढ़ को जैसा हम समझते हैं साधारण अर्थ में जैसा हम समझते हैं वैसे उस अर्थ में हम नहीं लेंगे। अभिभावकों की शिक्षा वह होगी जिससे वे अभिभावक अपने बच्चे के निर्माण में पर्याप्त उत्तरदायित्व को निभा सके। तो उनका यही कहना था कि अभिभावक को ऐसे शिक्षित करना चाहिए जिससे क्या हो सके, जिससे कि वह अपने बच्चे के उत्तरदायित्व में बच्चों के निर्माण में पूर्ण रूप से जो है उत्तरदायित्व को जो है निभा सके, तभी वो शिक्षा जो है आपकी अभिभावक शिक्षा के अंतर्गत आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, अब आइए देखिए हम बाल विकास में अभिभावकों का क्या महत्व होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि बाल विकास में अभिभावकों का क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पर महान मनोविश्लेषण एवं मनोविज्ञान के पिता सिगमन होगा। ठीक है, सिगमन न बना लीजिए, सिगमन फ्रायड ने सर्वप्रथम इस बात का पता लगाया कि बाल विकास व बालक के व्यक्तित्व के विकास में अभिभावकों के पालन पोषण के तरीकों का बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। हरिप ने क्या पता लगाया? तो मैंने देखिए सिगमंड फ्रायड ने ये पता लगाया कि व्यक्तित्व के विकास में जो है परवरिश का जो है पालन पोषण के जो तरीके होते हैं, परवरिश जो होती है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखिए हरिप जो थे वो क्या पता लगाए? तो हरिप ने इस बात का पता लगाया कि जब माता पिता बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में अधिक अवसर प्रदान करते हैं तो बालक आत्मनिर्भर बनते हैं और स्वतंत्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। हरिप ने ये बताया कि जब मतलब कोई भी माता पिता है अगर अपने बालक को जो है आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ से कुछ काम करने के लिए उनको अगर कहते हैं तो उनका जो बिहेवियर होगा तो वो क्या होगा, स्वतंत्र वाला होगा। ठीक है, ये हरिप के अनुसार था। अब आइए देखिए हिरदर्श के अनुसार, हिदर्श ने क्या कहा? उन्होंने अपने अध्याय के उपरांत यह बताया कि आश्रित व्यवहार के बालक का सामाजिक विकास, हस्त कौशलों का विकास सूचित रूप से जो है नहीं हो पाता है। तो देखिए उन्होंने ये बताया कि जो हिदर्श थे उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बच्चा जैसे पूरी तरह से कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं को जो है हाथ में थमा कर मतलब उनको पास में देना, यानी बच्चा भी क्या होता है टोटल जो है होता है वो माँ बाप के ऊपर आश्रित हो जाता है। तो उनका आप देखेंगे उनका जो सामाजिक विकास है वो भी अच्छा नहीं होगा और हस्त कौशल का जो विकास होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं मैकार्ड ने क्या बताया। तो मैकार्ड ने बताया कि मैकार्ड ने पता लगाया कि अत्यधिक पराश्रित बालकों को पारिवारिक पृष्ठभूमि में माता पिता के द्वंद्व और बालक के अस्वीकृतीकरण का तथ्य बहुत प्रबल रूप में जो है विद्यमान है। उन्होंने ये बताया कि जो जिनके बच्चे जो हैं पारिवारिक वातावरण में मतलब
पराश्रित मतलब दूसरे पर आश्रित है, उसके साथ 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 क्या है, उनके माता पिता में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तीसरा बात क्या है कि बालक का जैसे हमेशा मतलब जो है उसको अस्वीकार किया, उसके तथ्यों को जो है अस्वीकार या नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें बालक में जाकर भी विद्यमान हो जाती है और जिससे उसका क्या होता है, बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक स्वभाव का हो जाता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार आरंभिक आयु में माता पिता द्वारा किए जाने वाले रोकथाम के व्यवहार का बच्चों के व्यवहार पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितना जो सिखाएंगे बाल्यावस्था में, आप जो सिखाएंगे स्टूडेंट, वही क्या होता है, वही जो है उसका जीवन भर का नींव बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि पेरेंट्स लोग को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के काम करना, क्योंकि बच्चा जो है आप ही का अनुसरण कर रहा है। यानी जैसे हम एक बिल्डिंग को इमारत तभी बना सकते जब उसकी नींव मजबूत हो, तो बाल्यावस्था क्या होती है, बच्चों का किसी भी व्यक्ति का जो है एक नींव होती है। तो जैसा आप परिवेश उसको देंगे, ठीक है, जैसा आप परिवेश देंगे बच्चा क्या होगा, वैसा ही बनेगा। यानी जैसी बीज देंगे, जैसा खाद पानी देंगे, तो वैसे ही वृक्ष तैयार होते हैं। तो आप क्या है, छोटे पौधे को तो हम उखाड़ कर जैसे कहीं भी जाकर लगा देते हैं तो फिर वो वृक्ष का रूप ले लेता है। लेकिन आप सोचिए कि कहीं पेड़ उखाड़ कर हम सोचें कि जाकर हम दूसरे जगह लगा दे, तो क्या वो टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो बाल्यावस्था में जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, आप बच्चों को जो है वो चीज़ सिखाइए। नकारात्मक चीज़ों से क्या है, बच्चों को जो है दूर रखिए। बालक के विकास में माता पिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाया करते हैं, अतः उन्हें बाल विकास का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए ताकि वह बालकों के समुचित विकास में क्या है, अपना योगदान दे सकें। ठीक है, तो ये चीज़ क्या था, आपका बाल विकास शिक्षा से संबंधित था। अब आइए देखिए अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए अभिभावक शिक्षण क्या होता है। तो देखिए अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता जो है निम्न कारणों से होती है। पहला क्या, अशिक्षा। देखिए 2011 जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में 16% लोग क्या थे, निरक्षर यानी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अर्थात जिनका सामान्य विषय का ज्ञान भी नहीं था। ठीक है, अर्थात उनको क्या था, सामान्य विषय का क्या ज्ञान नहीं था। और जो लोग शिक्षित थे या साक्षरता की श्रेणी में रखा जाता है, उन्हें भी बाल विकास और मातृत्व कला का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार यदि अनौपचारिक शिक्षा को छोड़ दिया जाए तो मातृत्व कला की शिक्षा में भारतवर्ष का पूर्णतः क्या है, सभी लोग क्या अशिक्षित है। देखिए पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए तो सब लोग, जैसे आप ही लोग हैं जो है क्या बोलते हैं, होम साइंस से सब लोग पढ़ रहे हैं, मानव विकास पढ़ रहे हैं, तो आप क्या विकास की सारी अवस्थाओं को पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर अपने जीवन में अगर आप अपने विषय को नहीं उतारते हैं स्टूडेंट, तो आपका एमए करना बेकार है ना। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो अशिक्षित है तो उन्हें तो मान लीजिए बच्चे की कैसे परवरिश करनी चाहिए, उनका पालन पोषण कैसा होना चाहिए, उनको तो नहीं पता है। लेकिन जो शिक्षित हैं, लेकिन उनको भी यह नहीं ज्ञान है कि कैसे जो है मातृत्व की रक्षा करें, कैसे बालक का विकास हम करें, उन्हें भी अगर नहीं है तो वो साक्षर भी होकर क्या है, वो भी क्या है, निरक्षर के ही बराबर हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जो भी हो अपने विषय को जो है अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। आप लोग जैसे भविष्य की भावी माताएं हैं, तो ये सारी बातों का आप याद कि आपको गर्भावस्था के दौरान कैसे रहना है। ठीक है, आपने बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जो परवरिश कैसी करनी है, तो आपको सारे स्टेप जो आपको होम साइंस में बताया जाता है स्टूडेंट, कि जैसे 1 से लेकर 6 मंथ तक जो है आप अपना दूध पिलाएंगी, आपको दूध कैसे बढ़ेगा, तो दाल का पानी, दूध, ये सब आयरन कैल्शियम की गोली, जो भी आयरन कैल्शियम की आप गोली खा रही हैं, उसके साथ साथ क्या जो हमारे खान पान की चीज़ें जिसमें आयरन कैल्शियम मिल रहा है, उसको भी हमको अपने भोजन में शामिल करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपका होम साइंस बता रहा है, तो आप उसका अनुसरण करेंगे तो आपका जो लैक्टेशन पीरियड होगा वो भी अच्छा होगा, और आप अपने बच्चे को 6 मंथ तक एटलीस्ट दूध पिला सकती हैं। फिर क्या 6 महीने के बाद उसका पूरक आहार आप शुरू करेंगी, मतलब ऊपर से कुछ देकर आहार उसका, जैसे होता है ना अनुप्राशन, जिसको चटौना बोलते हैं। तो क्या होता है, ये चटौना भी क्या होता है, अनुप्राशन भी जो क्या होता है, वो भी आपका एक तरह का संस्कार होता है। इसको भी आप, ठीक है, आप बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते, लेकिन छोटे पैमाने पर ही करिए, देखिए करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिकीकरण में क्या है कि भारतवर्ष में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवार टूटने लगे और एकाकी परिवार का उदय हुआ, जिसमें नई माँ जो कि बाल विकास व बाल पालन पोषण आदि से ठीक अनभिज्ञ है, उन्हें अपनी नानी, माँ, सास आदि के अनुभव प्राप्त नहीं हो पाए, अतः अभिभावक शिक्षण की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब क्या, औद्योगिकीकरण हुआ, ठीक है, लोग क्या हुआ गांव से शहर पर जाने लगे, संयुक्त परिवार क्या हुआ एकल परिवार में बदलने लगा। अब वहाँ पर जाहिर सी
सी बात है कि आपको जॉइंट फैमिली का जो है सुख सुविधा या जो है लगाव या संपर्क नहीं मिला, तो आपको तो पता नहीं कि कैसे बच्चे को रखना है। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस वाली जो नानी होती है, माँ होती है, सास होती हैं, तो वो क्या आपको बताती हैं कि किस तरह से आपको बच्चे को लेकर सोना है, किस तरह से आपको दूध पिलाना है। ये सारी चीज़ें क्या है आपको जो है आपकी नानी, सास, माँ जो है ये बताती है। लेकिन औद्योगिकरण कारण क्या हुआ कि आप दूसरे जगह शिफ्ट हुए, तो आप वहाँ पर तो वो लोग पहुँचेंगी तब बताएंगी ना ये चीज़ें। फिर क्या है आपका तीसरा, क्या है आपका मातृत्व को एक मूल प्रवृत्ति माना गया है। ठीक है, तो जिसके शिक्षण का भी आवश्यकता नहीं समझी गई। इसके अलावा हमारी पारिवारिक व्यवस्था कुछ इस प्रकार की रही है कि मातृत्व संबंधित औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा को कभी आवश्यक नहीं समझा गया, जिसके भयंकर परिणाम जो है कई रूपों में देखने को मिले। बाल मृत्यु दर में वृद्धि हो गई। स्त्री के लिए गर्भावस्था और मातृत्व एक खतरनाक स्थिति माने जाने लगी। देखिए प्रेगनेंसी के समय क्या, जैसे आज से 50 साल की जो महिलाएं हैं, आप कहेंगी क्या वो आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो कहेंगी कि हम लोग तो ऐसे बच्चा पैदा कर लिए, कोई दवा नहीं खाएं, कोई कुछ नहीं किए, सारा काम करते थे। लेकिन अब 50 साल पहले की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति, दोनों में बहुत अंतर है। 50 साल पहले क्या था, आपको सारे चीज़ ओरिजिनल मिलते थे, सब चीज़ आपको मौसमी मिलता था। अब क्या है, अब सब कुछ आपका हाइब्रिड हो गया। दूसरी चीज़ है कि आपको 12 महीने हर चीज़ मिल रहे हैं, सारे में क्या कीटनाशक दवाओं का जो है प्रयोग हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या आपके प्रेगनेंसी को प्रभावित करेगी। लेकिन अब उनकी बातों को आप लेकर चलेंगे तो फिर उनके अनुसार तो आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड की गोली भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें पर नहीं सेवन करते हैं, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फॉलिक एसिड ये सब नहीं लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे का विकास जो है प्रभावित होगा, आपका शरीर भी कमज़ोर होगा। तो अगर इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जो कमज़ोर पैदा होता है तो उसका देखते हैं बहुत से आप सुनते हैं कि उनका बच्चा जन्म लिया तुरंत मर गया। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या था, पोषण की कमी हो गई। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि पहले क्या था, सब लोग घर में डिलीवरी कराते थे, तो आज भी सोचते कि घर में डिलीवरी। अब यहाँ पे क्या है, अगर घर में डिलीवरी का जो रिस्क लेते हैं, तो आप देखते हैं प्रसव के दौरान, बच्चे के जन्म देने के दौरान क्या होता है, वो उस माँ की भी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए, बाल अपराधों की संख्या बढ़ाने के कारण, ठीक है, बढ़ने के कारण होगा, बाल अपराधों की संख्या यहाँ पर बढ़ने के कारण आजकल बाल अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं उनको रोकने में असफल हो रही है। उनकी असफलता यह प्रदर्शित कर रही है कि वह अभिभावकों के मध्य सहयोग के कार्य करे, तभी उन्हें सफलता मिल सकती है, क्योंकि बालकों की मूलभूत ज़रूरतों, प्यार, सुरक्षा की पूर्ति माता पिता द्वारा जो है की जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि माता पिता अगर अच्छी परवरिश देंगे तो बच्चे जो ये बाल अपराधी हो रहे हैं वो कम होंगे। इसीलिए ना जो परिवार का जो वातावरण होता है उसको क्या है, उसको कलह मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर पारिवारिक वातावरण अगर तनाव वाला है, बच्चे का तिरस्कार हो रहा है, तो वो बच्चा क्या होगा, वही बच्चा जो है आगे चल के अपराधी बनता है। अब आइए देखिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये प्रश्न आपका एग्जाम में 101% आएगा कि अभिभावक शिक्षा का दर्शन क्या है। ठीक है, या अभिभावक शिक्षण का दर्शन क्या है, ये आप देखिए यहाँ पर डीवी के अनुसार अपनी सामान्य अवस्था में शिक्षक का सिद्धांत ही क्या है, दर्शन है। अपनी सामान्य अवस्था में शिक्षण होगा ना, शिक्षण का सिद्धांत ही क्या, दर्शन है। जो अभिभावक शिक्षा का जो दर्शन है वो कितने तरह का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है यथार्थवाद, दूसरा है आदर्शवाद और तीसरा क्या है आपका प्रयोगवाद। अब देखिए यथार्थवाद क्या है, तो यथार्थवाद में देखिए स्टूडेंट, यथार्थवादियों के अनुसार अभिभावक जिस रूप में है उन्हें उसी इस रूप में, ठीक है, उन्हें इस रूप में स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार यथार्थ का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अर्थात उनका बालक कैसा है यह बताकर उन्हें बालकों के यथार्थ के रूप में स्वीकारने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि यथार्थवादी ज्ञानेंद्रियों को जो है ज्ञान का द्वार बताते हैं। ठीक है, ज्ञान
का द्वार, यथार्थवादी जो होते हैं ज्ञानेंद्रियों को, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या यथार्थवादी मतलब वहाँ पर ये क्या सच्चाई है ना, मतलब गार्जियन को ये समझाना कि आपका बच्चा जैसा है आपको उसी रूप में क्या है उसको स्वीकार करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है गार्जियन लोग कंपेयर करते हैं ना, करे फलाने का लड़का जो है इतना तेज है, हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी सीख लेता है, एक है मेरा बच्चा है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या यथार्थवादी जो रहेंगे तो वो आपको समझाएंगे कि हर बच्चे की जो क्वालिटी होती है वो एक समान नहीं होती है। कोई बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट लर्निंग वाला होता है, तो कोई बच्चा जो स्लो, तो बच्चा जिस रूप में है आपको क्या उसी रूप में जो है स्वीकार करना है। और वादियों ने क्या किया, ज्ञानेंद्रियों को जो है ज्ञान का द्वार बनाया। यानी जो आपकी ज्ञानेंद्रियां कितनी होती स्टूडेंट आप बताइएगा, आपकी ज्ञानेंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन जो है कितने होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों को जो याद है कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं। अब देखिए दूसरा क्या, आदर्शवाद। आदर्शवादियों के अनुसार माता पिता को सत्य का बोध कराना चाहिए, अर्थात माता पिता को यथार्थ या वास्तविक रूप से बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा वास्तविक रूप से बालकों का उचित फिर सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, उचित वह होगा यहाँ पर, वह सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, आदर्श बालक या अच्छे बालक का निर्माण कैसे हो सकता है, इसकी जानकारी माता पिता या अभिभावक को क्या है कराना चाहिए। देखिए आदर्शवादी में क्या है, आदर्शवादी में ये कहा गया कि जो माता पिता है उनको क्या सत्य का बोध कराना चाहिए, बालक के जो है वास्तविक और यथार्थ रूप के साथ मतलब उनको कैसे व्यवहार करना है इसके बारे में बताना चाहिए, बालक का कैसे सर्वांगीण मतलब सभी दिशाओं में विकास हो सकता है। इसके बाद एक आदर्श बालक और अच्छे बालक को आप कैसे बना सकते हैं, ठीक, एक आदर्श बालक या अच्छा बालक का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, इन सभी बातों को क्या है आपके आदर्शवाद में जो है शामिल किया गया। और इन सब बातों को की जानकारी जो है माता पिता या अभिभावक को होनी चाहिए। अगला देखिए आपका क्या है, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में क्या, प्रयोगवाद के अनुसार माता पिता को सत्य के लिए प्रयोग करना चाहिए, अर्थात क्या सच है यह बताने के लिए उन्हें बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करने देना चाहिए, अनुभव द्वारा सीखना चाहिए। प्रयोगवाद के बीच माता पिता का सामंजस्य पैदा रखना चाहिए, ठीक है। फिर क्या, अर्थात प्रयोगवाद का प्रयोग करने हेतु शिक्षण में योजना विधि का संबंध द्वारा सीखना आदि जो है विधियों का जो है प्रयोग करना चाहिए। देखिए प्रयोग का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट आप कैसे करेंगे, आपके पास कोई समस्या होनी चाहिए, ठीक है, या कोई किसी को आप निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके अनुसार आप अपने अनुभव के अनुसार। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि प्रयोगवाद के बीच में क्या, माता पिता के बीच जो है सामंजस्य पैदा करना होता है, यानी कैसे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो रह सकते हैं। माता पिता का जितना मधुर संबंध होगा बच्चे का भी क्या होता है उतना ही मधुर संबंध होता है। क्यों, क्योंकि बच्चा जो होता है वो माता पिता के रिलेशन को देखकर आगे बढ़ता है। अगर माता पिता में कलह वाला जो है कलहपूर्ण व्यवहार वाला जो है संबंध है तो बच्चा क्या होगा आगे जो है आगे चल के वो भी वही सीखेगा जो उसका पिता जो उसकी माँ के साथ कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए देखिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, बालक अभिभावक संबंधों को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए बालक अभिभावक संबंध को निर्धारित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका, अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ। देखिए स्टूडेंट इसका जो एक मॉडल पेपर हम ना मतलब लास्ट ईयर में भी बनाए थे जिसमें 5, 8, 10 पेज का जो है पूरा PDF था, उसको हम लाइन बाय लाइन जो है स्टूडेंट पढ़ाए हैं, कहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इस तरह से हमने पढ़ाया। तो उसको भी आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ढूंढ कर डाल देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ, माता पिता एवं परिवार के सदस्यों की अभिवृत्तियां बालक अभिभावक संबंध को अत्यधिक प्रभावित करती है, ठीक है। जो अभिभावक होते हैं, माता पिता जो होते हैं या परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं तो वो जो भी मतलब अभिवृत्तियां यानी एटीट्यूड जो भी अपनाते हैं उससे क्या होता है बालक का संबंध जो है अत्यधिक प्रभावित होता है। एस क्लेवन के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि कम आयु वाले माता पिता अपने बालकों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं और न ही उतने सुंदर ढंग से जिम्मेदारियों का वहन कर पाते हैं जितना कि अधिक आयु वाले माता पिता करते थे। ये भी बात सही है कि कम उम्र, जैसे मान लीजिए 18-19 साल में लड़की माँ बन गई, यानी 21 साल में लड़का पिता बन गया, 18 साल में लड़की क्या हुई माँ बन गई, तो या 20 साल में, तो अब वो उतना केयर नहीं कर पाएगी अपने बच्चों को जितना कि जो 30 साल के बाद
बाद जो पेरेंट्स जो बनते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, मैच्योरिटी आ गई, वो जिम्मेदारियों को समझने लगे, वो चीज़ों को समझने लगे कि कब मेरा बच्चा को क्या चाहिए। लेकिन जो आपके क्या है 20 साल के अंदर में या 21 साल में माँ बन गए, तो अभी तो उसके ही खुद ही खेलने खाने के समय है, तो वो जिम्मेदारी कहाँ से निर्वहन कर पाएगी, ठीक है। फिर क्या, माता पिता अपने बालकों को पोषण हेतु विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियां अपनाते हैं, जैसे नहीं कौन कौन सी अभिवृत्ति अपनाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्या है आपका, पहला है अति संरक्षण देने वाले माता पिता, यानी अति मतलब आवश्यकता से अधिक सुरक्षित रखने वाले माता पिता। फिर क्या, अति कठोर माता पिता, यानी बहुत ज़्यादा कठोरता से पेश आने वाले माता पिता। पक्षपात करने वाले माता पिता, जैसे आप ही के घर में माता पिता ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं जैसे छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, अगर आप बड़ी हैं, छोटा भाई है 8-10 साल छोटा है, तो देखेंगे पहले क्या होगा, आपको थोड़ा सा देंगे कोई चीज़ खाने का, कहेंगे नहीं बाबू को रख दो, है ना, तो होता है ना। तो ये क्या पक्षपात वाला हुआ ना, बुरा मत मानना है, ठीक है, बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर क्या, तिरस्कार करने वाले माता पिता, माता पिता भी क्या करते हैं अपने बच्चे, जैसे कोई बच्चा सुंदर हो गया और कोई बच्चा जो है थोड़ा सा बदसूरत हो गया, तो उसमें क्या, जो बदसूरत वाला बच्चा नहीं, उसको भी तो भगवान ही नहीं बनाना। तो बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने जो बच्चा सुंदर नहीं है, कुरूप है, तो उसका क्या करते, तिरस्कार करते। प्रजातांत्रिक तरीके से पलने वाले माता पिता। फिर क्या, प्रभुत्वशाली माता पिता, छूट देने वाले जो है माता पिता। तो ये इतने सब क्या, इतने आपकी जो है अभिवृत्तियाँ हैं। अब आइए देखिए हम बात करते हैं दूसरा क्या, पालन पोषण विधियाँ। पालन पोषण विधियाँ क्या होती है, तो माता पिता अपने बालकों के पालन पोषण में किन विधियों का प्रयोग करते हैं, इस बात पर बालक अभिभावक संबंध भी क्या है, निर्भर करता है। प्रजातांत्रिक तरीके से पोषित किए गए बालकों का चरित्र सुंदर होता है, उनमें मानवीय गुण का सुंदर ढंग से विकास होता है। वहीं अधिक प्रभुत्वशाली, कठोर, अत्यधिक कठोर वातावरण में पलने वाले या स्वतंत्र वातावरण में पलने वाले बालकों में कई विशिष्ट लक्षण जो है उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब आपका देखिए, हाँ प्रश्न क्या था, कौन कौन से तत्व जो निर्धारित होते हैं। तो पहला आपका अभिभावकों की अभिवृत्तियाँ हो गई, दूसरा क्या है आपका पालन पोषण की विधियाँ होगी। अब देखिए तीसरा, अब कुछ पॉइंट जो हम आपको इसी तरह से बता दिए स्टूडेंट ना, इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं, आप अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे परिवार का आकार, तो परिवार का कैसा आकार है, छोटा है कि बड़ा है, तो ये सब भी, ये भी कारक क्या हम प्रभावित करते हैं या निर्माण सहायक होते हैं। फिर क्या, परिवार की संरचना कैसी है, मतलब वो ज्वाइंट फैमिली का है कि न्यूक्लियर फैमिली का है, तो ये संरचना भी क्या करेगा, जो है बच्चे का अभिभावक संबंध से जो है निर्धारित करता है। फिर क्या, बच्चों का जन्म क्रम, मतलब बच्चों का जन्म क्रम का मतलब क्या हुआ कि बच्चा जैसे हाँ, बच्चे का जन्म क्रम का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक के बाद एक, मतलब लगातार जैसे बच्चों का होना, ठीक है। फिर क्या, दो बच्चों के जन्म में कितने साल का अंतर, यानी दो बच्चों के, जैसे एक बच्चा अभी हुआ, दूसरा बच्चा क्या 5 साल के बाद हुआ, तो इसका भी क्या है कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। फिर क्या, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर क्या होता है, तो परिवार का जो है सोशल, मतलब समाज में क्या उसका रेपुटेशन है, क्या स्टेटस है, और आर्थिक स्तर उसका कैसा है, इसका भी असर पड़ता है। माता पिता का व्यवसाय कैसा है, माता पिता जो है किस काम में जो है करते हैं या लीन है, या अपना जो व्यवसाय कौन कौन सा जो कार्य कर रहे हैं इसके। फिर क्या, माता पिता का आपसी संबंध, माता पिता का जो आपसी संबंध कैसा है, था प्रेम भाव वाला है या कलह वाला है। फिर क्या, टूटे परिवार, टूटे परिवार का भी असर जो होता है, ये बालक और अभिभावक संबंध को जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। बालक अभिभावक संबंध को क्या करता है, निर्धारित करने वाले ये सारे जितने थे, ये सारे आपके कारक थे स्टूडेंट, ठीक है। ये सब आपके कारक थे, इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बालक अभिभावक मधुर संबंध न होने के क्या कारण है, यानी बालक और अभिभावक में अगर प्रेम भाव वाला संबंध नहीं है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, बालक अभिभावक संबंध मधुर ना होने के निम्नलिखित कारण। पहला क्या, बालकों का तिरस्कार व अपेक्षा करना। दूसरा क्या, अभिभावक द्वारा बालकों के पालन पोषण में लापरवाही करना। तीसरा क्या, अभिभावक का बहुत अधिक कठोर होना और प्रत्येक बालकों के प्रत्येक क्रियाविधि पर अनावश्यक हस्तक्षेप करना। चौथा क्या है आपका, बालकों के पालन पोषण में प्रभुत्वशाली विधि अपनाना। बालकों को अनावश्यक मांगों की पूर्ति भी समय पर नहीं करना, अनावश्यक नहीं आवश्यक, बालकों को आवश्यक मांगों की पूर्ति भी क्या समय पर नहीं करना। बालकों को पौष्टिक संतुलित भोजन उपलब्ध न कराना। ये सब क्या, सब आपके जो है अभिभावक और क्या है बालक का जो मधुर संबंध न होने के कारण है। अब आइए देखिए 7वां कारण क्या है स्टूडेंट। 7वां है आपका
कि बालकों एवं अभिभावक के सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, आदर्श, सामाजिक नियमों आदि में बहुत अधिक भिन्नता होना, माता पिता का अशिक्षित होना, बहुत बड़ा परिवार होना तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति अति निम्न होना। ठीक है। अभिभावक द्वारा अपने बालकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, माता पिता का जो है आपसी संबंध जो है मधुर न होना, ये सब क्या सब अलग अभिभावक संबंध को मधुर नहीं कर पाते हैं। अब 12वां क्या है स्टूडेंट आपका, बालक का स्वास्थ्य खराब होना और बालक का बौद्धिक स्तर जो है कम होना। बालक क्या है बार बार जैसे बीमार होता जा रहा है तो उसका भी असर कहीं ना कहीं है जो है परिवार पर ही, अभिभावक और बालक के संबंध पर पड़ेगा। अब आइए देखिए बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि परिवार की अवधारणा पर वह परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। देखिए परिवार से भी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो देखिए मानव समाज का इतिहास परिवार का ही इतिहास है, क्योंकि मानव समाज के प्रारंभ से ही परिवार का अस्तित्व है। मानव समाज के प्रारंभ से ही क्या है, परिवार का अस्तित्व है। परिवार मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समूह, समिति और संस्था है। ठीक है। फिर क्या है, विश्व के सभी समाजों में परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। तो देखिए विश्व के सभी समाजों में क्या है, परिवार जो होती है एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। परिभाषा देख लेते हैं स्टूडेंट, परिभाषा क्या है, बिजेंस के अनुसार एक दृष्टिकोण से परिवार की परिभाषा एक स्त्री बच्चों के सहित और एक पुरुष उनकी देखभाल हेतु की जा सकती है। यही क्या है, बिजेंस के अनुसार जो है परिवार की परिभाषा है। उनका ये मानना था कि एक परिवार में क्या है, स्त्री के साथ बच्चों के सहित जो भी हम जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं वही क्या है, हमारा परिवार होता है। अब देखिए अगली परिभाषा हमारा क्या, क्लेयर के अनुसार। क्लेयर ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतान के मध्य पाई जाती है। उन्होंने ये बताया कि परिवार के जो भी संबंध है, ठीक है, वह संबंध यानी प्रेम भाव वाला जो संबंध है और बच्चों के क्या है व्यवस्था समझ, जिसमें क्या माता पिता और संतान के मध्य पाए जाते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि माता पिता और संतान के मध्य क्या होता है, बहुत बड़ा जो है संबंध होता है। ठीक है। फिर क्या है आपका एलियट के अनुसार परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों की जैविकी सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने क्या बताया, जैविकी मतलब क्रोमोजोम्स के आधार पर, जैसे होता है ना कि डीएनए क्रोमोजोम्स के आधार पर हम बताते हैं ना कि नहीं ये उनका बेटा है ना, ये चीज़ यहाँ पर कह रहा है। अब आइए देखिए हम परिवार की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो परिवार की विशेषता पहला क्या है आपका, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की सभी जगह। तो परिवार सार्वभौमिक संस्था है, यह हर स्थान पर हर समय पाई जाती मानव इतिहास की सर्वप्रथम संस्था जो है परिवार ही है। तो परिवार क्या है आपका सार्वभौमिक है, यह हर स्थान पर हर समय पाई जाएगा। ऐसा नहीं जैसे हम हैं, आज हम हैं, हमारी मृत्यु हो गई तो हमारे बाद क्या हुआ, हमारे बच्चों का परिवार बसेगा। ठीक है। फिर उनके बच्चों का परिवार बसेगा। तो यानी हर काल चक्र में जो है परिवार जो है चलता रहेगा। ठीक है। फिर क्या, भावनात्मक आधार। परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच पालन पोषण, स्नेह, सहयोग, सुरक्षा आदि भावनात्मक संबंध होते हैं और यही संबंध जो है परिवार को एक दूसरे से बांधते हैं। ठीक है। तो सही जाहिर सी बात है कि हम घर के अंदर क्या है पालन मतलब भावनाओं से जुड़े रहते हैं ना, उसमें हमारा क्या होता है, स्नेह भी होता है। ठीक है। एक दूसरे के काम में हम मदद भी करते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए परेशान भी रहते हैं। तो ये सभी क्या, सभी आपके भावनात्मक पक्ष हैं और इन्हीं सब भावनात्मक पक्ष से क्या होता है, परिवार जो होता है एक समूह में जो है बंधा रहता है। अब आइए देखिए सीमित आकार। सीमित आकार मतलब क्या है, चूंकि परिवार में रक्त संबंधी गोद लेने विवाह से संबंधित सदस्य ही रहते, अतः इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पर सही बात है, जिनको बेटा बेटी नहीं है तो क्या करते, गोद लेते। तो गोद भी लेते तो क्या अपने घर के लोगों को ही लेते। तो इसलिए इस नज़रिए से अगर देखा जाएगा तो हमारे परिवार का क्या है, सीमित आकार। फिर क्या, रचनात्मक प्रभाव। तो परिवार में सभी सदस्यों का बहुमुखी विकास होता है। विशेष रूप से बाल्यकाल में परिवार का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। बच्चों को अपने माता पिता के शारीरिक गुण मिलते हैं और परिवार में उचित जो है पर्यावरण मिलता है, तभी क्या होता है बालक में जो होता है रचनात्मक विकास पाया जाता है। अब आइए देखिए पांचवा क्या, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति क्या, सभी समाजों में परिवार की इकाइयों द्वारा सामाजिक ढांचे का निर्माण होता है। परिवार के अभाव में समाज स्थिर नहीं रह सकता है। यद्यपि आजकल अनेक अन्य समितियों ने परिवार
परिवार के अनेक कार्य को भी उसने क्या किया, अपने हाथों में ले लिया है। फिर क्या, सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार एक सामूहिक समूह है, इससे असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। परिवार में जीवन भर उत्तरदायित्वों का निर्वाह जो है किया जाता है। अब आइए देखिए सातवां क्या है, हम देखते हैं सातवां पॉइंट हमारा क्या है। सातवां, सामाजिक नियम। तो सामाजिक नियम में क्या क्या है स्टूडेंट, देखिए परिवार में सामाजिक रीति रिवाज और कानूनी नियम होते हैं। अस्थायी और अस्थायी प्रकृति। परिवार समिति के रूप में अस्थायी है। पति या पत्नी में से किसी की भी मर जाने के बाद यह समिति क्या होती है, टूट जाती है। देखिए पति या पत्नी में कोई भी एक अगर गुजर गया, उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या है, देखते हैं ना, तो अब इसीलिए परिवार को क्या अस्थायी माना जाता है। टूट गया तो जाहिर सी बात है कि वो पति भी अकेला हो गया, पत्नी भी अकेला हो गई, तो इसलिए यह क्या अस्थायी है। फिर संस्था के रूप में परिवार क्या अस्थायी है। इसके सदस्य परिवर्तित होते हैं किंतु इसका रूप नहीं, ठीक है। तो यानी सदस्य क्या, जैसे मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे बाद क्या है, मेरे पति ने अगर मान लीजिए दूसरी शादी की तो वो आ गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब वो जैसे चल रहा है फैमिली का वैसे चलेगा। क्या हुआ, बस सदस्य जो है परिवर्तित होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर आप देखिए अगला क्या एग्जाम्पल है, परिवार के कार्य बताइए। तो परिवार के क्या है कार्य, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मौलिक और सार्वभौमिक कार्य, दूसरा होता है परंपरागत कार्य। अब देखिए मौलिक और सार्वभौमिक कार्य, तो मौलिक और सार्वभौमिक कार्य क्या, मौलिक तथा सार्वभौमिक कार्य के अंतर्गत क्या होता है, प्राणी शास्त्रीय कार्य आते हैं, ठीक है। प्राणी शास्त्रीय कार्य है, दूसरा क्या है आपका शारीरिक कार्य, तीसरा क्या आपका मनोवैज्ञानिक कार्य। अब आइए देखिए कि प्राणी शास्त्रीय कार्य में क्या क्या होता है। तो देखिए इन्हें हम परंपरागत कार्य भी कह सकते हैं। प्राचीन समय में यह समय से पूर्व यह कार्य परिवार में चले आ रहे हैं। जैसे क्या है, पहला का है, देखिए प्राणी शास्त्रीय कार्य के अंतर्गत भी आपका एक दो कार्य है। तो पहला आपका यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति, दूसरा क्या आपका संतान उत्पत्ति, ठीक है। तो प्राणी शास्त्रीय में क्या है, यौन संबंधी इच्छाओं की पूर्ति, यानी जो है सेक्स संबंधी इच्छाओं की को पूरा किया जाता है। और फिर उनके पूरा होने के बाद क्या होता है, दूसरा कार्य में उनके क्या आता है, संतान की उत्पत्ति, यानी बच्चों को जो है जन्म देना, यानी अपनी जो जनरेशन या अपने जैसा अपने जैसा औलाद पैदा करना। ये सब क्या, सब आपका प्राणी शास्त्रीय कार्य है, ठीक है। यानी अपने जो है एक तरह से क्या कह सकते हैं, अपने अस्तित्व को कायम रखना। संतान उत्पत्ति, जैसे मेरे दो बेटे हो गए तो अब क्या हुआ, मेरा अस्तित्व बना है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्य में क्या आएगा, तो इसमें भी निम्नलिखित कार्य आते हैं। तो इसमें क्या, शारीरिक सुरक्षा, ठीक है। तो परिवार जीवन रक्षा के लिए केवल भौतिक सुविधाएं प्रदान नहीं करता, बल्कि उनके लिए भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है, जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो सिर्फ याद रखिएगा कि भौतिक सुविधाओं के अलावा भी क्या करता है परिवार, जो है आपका जो है भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा, मनोरंजन, ये सब चीज़ को क्या करता है, शामिल करता है, ठीक है। अब आइए दूसरा बात करते हैं हम। दूसरा क्या है, निवास की व्यवस्था। निवास की व्यवस्था में क्या हो जाएगा, स्थान की व्यवस्था परिवार द्वारा की जाती है, जहाँ परिवार के प्रत्येक सदस्य विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं, यही क्या होता है, घर कहलाता है, ठीक है। अब आइए देखिए तीसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक कार्य। तो मनोवैज्ञानिक कार्य में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कि परिवार का तीसरा मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्य मनोवैज्ञानिक कार्य है। परस्पर प्रेम, आदर, विश्वास, सहयोग आदि भावनाओं से ही स्वस्थ विकास संभव है। ऐसे परिवार जो किसी कारण से विघटित हो जाते हैं, उनमें बच्चों व अन्य सदस्यों का मानसिक विकास संभव नहीं होता है। ऐसे परिवारों में मानसिक शांति नहीं रहती है और ऐसे बच्चे ही क्या होते हैं, आगे चल के जो है अपराधी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। ये क्या आपका मनोवैज्ञानिक कार्य। तो मनोवैज्ञानिक कार्य में क्या होता है, पहला क्या आपका मानसिक सुरक्षा, दूसरा क्या होता है स्नेह, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक कार्य है, मानसिक सुरक्षा और स्नेह क्या है आपके मनोवैज्ञानिक कार्य। अब आइए देखिए हम बात करते हैं परिवार के परंपरागत कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका आर्थिक कार्य जो होता है परंपरागत कार्य होता है। दूसरा क्या सामाजिक कार्य होता है, तीसरा धार्मिक कार्य, चौथा राजनीतिक कार्य, पांचवा सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी कार्य और मनोरंजनात्मक कार्य। ये क्या है, ये आपके जो है परंपरागत कार्य के अंतर्गत है। जैसे आर्थिक कार्य हेडिंग डाल दिए, तो अपनी आवश्यकताओं, परिवार के मतलब सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा बढ़ाना, क्या आर्थिक कार्य के अंतर्गत आएगा। सामाजिक कार्य क्या है, तो सामाजिक कार्य क्या है, तो प्रत्येक परिवार की क्या होती है, समाज
समाज में जो है अपना जो है मतलब एक स्टेटस होता है, ठीक है, उसका रहन सहन होता है। शादी विवाह में जो है समाज में भाग लेकर कार्य करना। धार्मिक कार्य का मतलब क्या हुआ कि पूजा पाठ करना, ठीक है, विवाह करना और अपनी जैसी प्रोजनी को आगे बढ़ाना, ये सब क्या आपका धार्मिक कार्य। तो ये सब जितने भी कार्य स्टूडेंट, इसको तो आप अपने लैंग्वेज में, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं किए, बस इसको जो है 7 पॉइंट को हमने एक जगह दे दिया है, तो ये आप अपनी भाषा में इसको डिफाइन कर लीजिएगा। अब आइए देखिए हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए यहाँ पे क्या पारिवारिक जीवन चक्र की समस्या, जिसमें कि व्यवस्थापन समस्या भी शामिल है, को जानने व समझने का महत्व पारिवारिक जीवन चक्र की धारणा से। प्रत्येक परिवार व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, किंतु यह अपने जीवन इतिहास में समान अवस्थाओं से गुजरता है, ठीक है। यानी चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू परिवार हो, चाहे मुस्लिम परिवार हो, भले वो भिन्न है, लेकिन क्या है जो अवस्थाएं होती हैं, चाहे किसी भी जाति किसी धर्म का जो है परिवार हो, लेकिन सबको क्या है एक ही अवस्था से गुजरना पड़ता है। एक ही अवस्था मतलब एक ही प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं उनसे जो चाहे किसी जाति किसी धर्म का उनको गुजरना पड़ता है। तो देखिए ग्रास एवं क्रंडल, यहाँ बना लीजिएगा, क्रेंडल ऐसे लिखा है स्टूडेंट, इसको लिख लीजिएगा, ले नहीं रहा था टाइपिंग। क्रंडल के अनुसार परिवार 2 संबंधित छोटे व्यक्तियों से प्रारंभ होता है, अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करता है और अंत में फिर वह 2 वृद्ध व्यक्तियों पर ही आ जाता है। अब जैसे देखिए, अब इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका शादी हुआ, ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, आपकी शादी हुई तो क्या हुआ, ये परिवार का प्रारंभिक अवस्था यानी परिवार के निर्माण में आप हो गए, ठीक है, पति पत्नी बन गए तो परिवार का निर्माण हो गया है। शादी हुई, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ साल के बाद क्या हुआ, आपके बच्चे हो गए, ये क्या होगा, आपका विस्तृत अवस्था हो गए, बच्चे हो गए, ये आपका विस्तृत अवस्था हो गए। यानी 2 से आप क्या हुए, 4 हो गए, ठीक, 2 से क्या हुए, 4 हो गए। अब 4 से 5 मत होना, क्योंकि अगर 5 हो गए ना तो आपको सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए क्या है 2 से 4 होना, ठीक है। 4 हो गए, फिर क्या हुआ, फिर आपका अंत में यानी बेटा बेटी हो गया आपको। अब बेटा बेटी का आपने शादी कर लिया, बेटा को बहू बहू के साथ रहने लगी, बेटी क्या हुई, दामाद के साथ रहने लगी, फिर लास्ट में क्या हुआ, आप ही दोनों बच्चे ना, है ना। यही कह रहा है यहाँ पे कि परिवार क्या है, दो संबंधित छोटे व्यक्तियों से जो है प्रारंभ होता है, फिर क्या लास्ट पे क्या होता है, 2 ही व्यक्ति फिर बच जाते हैं। तो यही आपका क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था है। अब आइए देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन चक्र का महत्व क्या होता है। तो देखिए इसीलिए अपने पतियों को आप समझाइएगा कि हमसे लड़ाई मत करिए, लास्ट में क्या है, हम ही आपको रहना है, तो हम दोनों क्या है मिलजुल कर रहे हैं, है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र को जानने का महत्व इसलिए है कि यह परिवार की आवश्यकता को बताता है। प्रत्येक अवस्था में आवश्यकता है परिवर्तित होती रहती है, जो प्रत्येक अवस्था में जो आवश्यकताएं, ठीक है, आवश्यकताएं क्या होती, परिवर्तित होती हैं। तो इसलिए पारिवारिक जीवन चक्र को आप जानते रहेंगे तो किस अवस्था में कौन सी आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार जो है आप काम करेंगे। फिर क्या है कि पारिवारिक जीवन चक्र की धारणा परिवार के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में लगने वाले साधनों के बहाव की भविष्यवाणी भी करती है। तीसरी क्या, किसी विशिष्ट समय में घर की व्यवस्थापन हेतु की जाने वाली क्रियाएं कई तत्वों पर जो है निर्भर करती हैं। चौथी आपका क्या महत्व है, चौथा महत्व देखिए, परिवार को अपने संपूर्ण जीवन में कई उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य, ठीक है, कार्य करने पड़ते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। परिवार में बच्चों की दिन प्रतिदिन देखभाल, शिक्षा, वृद्ध सदस्यों की देखभाल, सेवा, कार्य करने वाली माता और उसके बच्चे की समस्याएं आदि को जानने व सुलझाने हेतु पारिवारिक जीवन चक्र को देखने की जो है आवश्यकता होती है। अगला क्या है, अच्छे जीवन स्तर हेतु योजना बनाने वह उसको बनाए रखने के उद्देश्य के लिए पारिवारिक जीवन चक्र का ज्ञान होना क्या है, अनिवार्य होता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, दीर्घकालीन, ठीक है,
दीर्घकालीन उद्देश्य हेतु योजना बनाने के लिए पारिवारिक जीवन चक्र को जानना भी क्या है, आवश्यक होता है। अब देखिए पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी होती है, तो याद रखिएगा पारिवारिक जीवन चक्र की क्या है, मुख्य जो है 3 अवस्थाएं होती। पहला क्या, प्रारंभिक अवस्था, दूसरा क्या, विस्तृत अवस्था, तीसरा क्या, संकुचित अवस्था। तो अब आइए देखिए हम बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था, विस्तृत अवस्था और संकुचित अवस्था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर वो तो हम बता दिए विस्तृत अवस्था। अब देखिए बगलों ने इन 3 अवस्थाओं को आगे चलकर संशोधित किया और 9 उप अवस्थाओं में बताया, जिसमें से 8 को माना गया। यह मुख्य अवस्था और उप अवस्था जो है निम्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब तो हमने स्टार्टिंग बता दिया कि परिवार का क्या है, 3 जो है आपकी 3 अवस्थाओं में जो है बांटा गया। अब आइए देखिए बात करते हैं हम। देखिए परिवार की जो प्रारंभिक अवस्था यानी बिगिनिंग फैमिली जिसको कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो परिवार की प्रारंभिक अवस्था में जो है आपका जो है ये क्या आएगा, स्थापत्य काल, यानी शादी विवाह करके क्या हुए, आप स्थापित हो गए। दूसरी अवस्था में आपकी क्या आ जाएगी, जो दूसरी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, विस्तृत अवस्था। अब विस्तृत अवस्था में जो है आपके इतने सारे चीज़ आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा, शिशु का जन्म होगा, उसका पालन पोषण, आप प्री स्कूल देंगे, ये दूसरी अवस्था हो गई, ठीक है, दूसरी अवस्था के अंतर्गत है। फिर क्या प्राथमिक आप एजुकेशन उसको देंगे, ठीक है। फिर क्या उच्चतर विद्यालय में भी इसमें जाएगा। फिर क्या है आपका उच्चतर विद्यालय, जैसे आप लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, तो आप क्या है, आप हायर में आ गए। फिर क्या आपका महाविद्यालय, यानी फिर आप क्या हुआ, पीएचडी वगैरह किए, विश्वविद्यालय में जाकर पीएचडी वगैरह किए, तो वो क्या हुआ आपका। तो देखिए विस्तृत वाला जो है इतने सारे जो आपके हैं विस्तृत, यानी पहला इसमें है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, यानी 4 अवस्थाएं जो है आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, विस्तृत के अंतर्गत आती हैं। और आपका जो है पहला अवस्था यानी जो इसको हम स्थापत्य काल बोलते हैं, वो क्या प्रारंभिक अवस्था की क्या है, प्रारंभिक परिवार की क्या है, या प्रारंभिक परिवार अवस्था की उपावस्था कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, स्थापत्य काल बोलेंगे। अब आइए देखिए हम बात करते हैं संकुचित परिवार। संकुचित परिवार का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग से जो 2 थे, फिर लास्ट में क्या हुआ, वही 2 बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं, संकुचित परिवार बोलते हैं। तो अब देखिए संकुचित परिवार में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का काल हो जाएगा, यानी उस समय क्या है, बच्चा पढ़ लिख के हम डिग्री ले लिया, तो अब क्या करेगा, व्यवसाय करना है या नौकरी करना है, तो वो जाएगा, तो वो व्यवसाय के लिए निकल गया, तब क्या हुआ, माता पिता अकेले बच गए ना। फिर क्या आर्थिक पुनर्नियोजन काल, यानी आपने जो भी फंड जमा किया है ना, तो उनको कैसे आप अपने लिए नियोजित कर सकते हैं या अपने बच्चों में कैसे आप बांट सकते हैं इसको। फिर क्या है आपका सेवानिवृत्ति, यानी आपने कहीं भी आपने किसी भी संस्था में काम किया तो वहाँ से रिटायरमेंट लेंगे ना। तो ये तीनों जो अवस्थाएं जो होती हैं आपकी क्या है, आपकी संकुचित अवस्थाएं में आती हैं, ठीक है। तो पहला जो आरंभिक अवस्था था, तो उसमें क्या था, स्थापत्य काल था। फिर दूसरा जो है विस्तृत अवस्था, यानी बच्चे का जन्म हुआ, फैला हुआ, विस्तृत मतलब क्या हुआ, फैला हुआ, यानी 2 से आप क्या हुए, 4 हो गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, संकुचित परिवार का मतलब क्या हुआ कि 4 से फिर क्या हुए, आप वापस 2 में ही आ गए। क्यों, क्योंकि बेटा को जो है बहू ले गई और बेटी को कौन ले गया, दामाद ले गया। तो यानी लास्ट जो आपने जो स्टार्ट किया जिस बिंदु से, मान लीजिए ए बिंदु से आप दोनों स्टार्ट किए, फिर क्या हुआ, बी और सी बन गए, यानी बी से आपके बच्चे आ गए। फिर लास्ट में क्या हुआ, फिर तो आप उनकी शादी विवाह कर लिए, और उसके बाद क्या, फिर से लास्ट तो आप ही बचे ना, आप ही 2 बचे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर इसको भी आप लोग को पढ़ना है तो आप इसको देख ले सकते हैं, देखिए बता दे रहे हैं, इसमें भी उसी को डिफाइन किया जो ऊपर। सामान्यतः सभी परिवार अपने बच्चों के साथ इन सभी उप अवस्थाओं से गुजरते हैं, तो ये बात सही है। केवल उप अवस्था 5 कभी कभी अवसाद रूप रहती है, क्योंकि सभी परिवार में अपने बच्चों को महाविद्यालय नहीं भेज पाते हैं, तो ये भी बात सही है। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे आप लोग क्या मतलब हाई स्कूल इंटर तक पढ़ लिए, ग्रेजुएशन तक शायद ही कोई पहुंच पाता है, या ग्रेजुएशन भी आप लोग करते, पीजी बहुत कम लोग करते हैं। तो यही चीज़ें पर यदि यह अवस्था छोड़ दी जाती है तो परिवार उच्चतर विद्यालय से सीधे बच्चों के व्यावसायिक समायोजन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। कई परिवारों में से 1 से अधिक बच्चे होते हैं, अतः कई बार यह संभावना रहती है कि परिवार एक साथ 2 या 3 अधिक अवस्थाओं से एक साथ गुजरता है, और या उनकी आवश्यकताएं किसी एक विशिष्ट अवस्था के लिए नहीं होती हैं, जैसे एक साथ कई बच्चों के महाविद्यालय जाने पर। अब जैसे मान लीजिए एक साथ क्या 5-6 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो माता पिता जैसे उतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अब आइए देखिए,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, पारिवारिक संप्रेषण क्या है। देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। संप्रेषण मतलब संचार, ठीक है। तो पारिवारिक संप्रेषण क्या है, आप क्या समझते थे। देखिए परिवार में संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। संप्रेषण अर्थात संचार, जिसके माध्यम से परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य संप्रेषण एवं संप्रेषण प्राप्त करना होगा, ठीक है। करना अर्थात परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्यों के बीच जो है संबंध स्थापित करना है। कम्युनिकेशन शब्द, कम्युनिकेशन इंग्लिश में संप्रेषण को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। शब्द क्या होता है, लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक समान। जिसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, एक समान। कम्युनिकेशन शब्द क्या है, लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक समान। इस प्रकार संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पारस्परिकता के आधार पर भावनाओं और विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि संप्रेषण में क्या होता है, हम अपनी बातों को और दूसरी की बातों को जो है अपनी भावनाएं मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यही क्या है हमारा संप्रेषण या कम्युनिकेशन। अब आइए देखिए पारिवारिक संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर भी हम प्रकाश डाल देते थे। देखिए पारिवारिक संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। तो यह सही बात है कि जो संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो कभी बंद होने वाली चीज़ नहीं, वो हमेशा मतलब लगातार बिना रुके बिना थके जो है चलती रहती है। पारिवारिक, इसी में लिखिएगा, पारिवारिक संप्रेषण परिवार में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि परिवार के सदस्य गृह स्वामी बाहरी व्यक्तियों, नौकरों, रिश्तेदारों, मित्रों आदि के मध्य संदेश के आदान प्रदान की प्रक्रिया घर पर निरंतर बनी रहती है। संप्रेषण के अंतर्गत सूचना है, निर्देश है, आदेश है, सुझाव है, सलाह, शिक्षा, अभिप्रेरणा, चेतावनी, उच्च मनोबल वाले संदेशों का क्या करते हैं, हम आदान प्रदान सतत करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, संप्रेषण जो है, पारिवारिक संप्रेषण क्या है, एक सतत प्रक्रिया। दूसरा क्या है आपका, संप्रेषण अर्थपूर्ण जानकारी प्रेषित करता है। जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या, अर्थपूर्ण जो है जानकारी क्या करता है, एक दूसरे मतलब दूसरे को जो है भेजता है। तीसरी आपकी विशेषता क्या है, पारिवारिक संप्रेषण द्विमार्गी होता है, ठीक है। पारिवारिक संप्रेषण क्या होता है आपका, द्विमार्गी होता है। ये आपको यहाँ पर कह रहा है। द्विमार्गी का मतलब क्या हुआ, द्विमार्गी का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जैसे एक तरफ क्या है भेजने वाला, ठीक है, एक तरफ बोलने वाला वक्ता, दूसरा क्या श्रोता, तो ये क्या हुआ, दो मार्गी वाला। अब आइए देखिए हम बात करते हैं पारिवारिक संप्रेषण के महत्व, ठीक है। पारिवारिक संप्रेषण के क्या महत्व होते हैं, तो देखिए पहला महत्व क्या है, पारिवारिक सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ठीक है। समन्वय मतलब भाईचारा, ये सब चीज़ को। तो संप्रेषण परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मध्य समन्वय स्थापित करता है। परिवार के सभी सदस्य संप्रेषण के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने विचारों, ठीक है, भावनाओं का जो है आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनके मध्य क्या होता है, एक मधुर जो है, जिससे उनके मध्य जो है एक संबंध स्थापित होता है। वो संबंध कैसा होता है, मधुर वाला होता है। फिर क्या दूसरा क्या है, नेतृत्व वाला। तो नेतृत्व क्या, प्रत्येक परिवार में गृह स्वामी परिवार का मुखिया होता है। प्रत्येक परिवार में गृह स्वामी जो होता है वो क्या है, परिवार का मुखिया होता है। उसका कार्य परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं पूर्ण करना और समस्याओं को क्या है, सुलझाना होता है, ठीक है। तो नेतृत्व में क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि घर चलाने के लिए क्या होता है, एक मुखिया की ज़रूरत होती है। वो जो है परिवार के हर एक सदस्य की ज़रूरतों को क्या करता है, समझता है, बुझता है और कार्य करता है। अब आइए देखिए अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में क्या है, परिवार में प्रत्येक सदस्यों से कार्य करवाना, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रेरित करना आदि गृह स्वामी द्वारा संप्रेषण के माध्यम से अभिप्रेरणा देकर करवाए जाते हैं। निर्देशन, परिवार के सभी सदस्यों का विभिन्न स्तर पर निरंतर क्रियाशील करने के लिए प्रभावित संप्रेषण आवश्यक है। पारिवारिक लक्ष्यों, यहाँ पर लक्ष्यों नहीं होगा, लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि परिवार में निरंतर संप्रेषण क्रिया, यहाँ पर प्रभावित संप्रेषण क्रिया हो, ठीक है। यहाँ पर बना लीजिएगा क्रिया हो, ठीक है। एक मिनट, ये ऐसे है, क्रिया हो। संप्रेषण के माध्यम से ही पारिवारिक सदस्यों
को सही समय पर सही क्या होते हैं निर्देश दिए जा सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो निर्देशन का भी काम करता है। अब आइए देखिए नियंत्रण का आधार। नियंत्रण का आधार क्या है? तो संप्रेषण नियंत्रण का आधार भी होता है। नहीं, हम इसको क्या बातचीत से नहीं किसी को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। फिर क्या मनोबल में वृद्धि, बातचीत से ही क्या कर सकते हैं हम किसी भी बच्चे का जो है मनोबल बढ़ा सकते हैं। बाहरी जगत में श्रेष्ठ संपर्क संप्रेषण, बातचीत से ही क्या करते हैं हम अपने बाह्य जगत में क्या करते हैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं। मानवीय संबंधों का महत्व, संप्रेषण के जरिए जो है आपसी संबंध जो है भाईचारा का संबंध जो है उसको क्या करते हैं उसको जो है स्ट्रांग वाला बनाते हैं। जनसंपर्क संप्रेषण के माध्यम से ही जो है लोगों को एक साथ जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या है सभी को जो है हम एक साथ जो है संपर्क करके कोई भी योजना हुआ ये सब चीज़ों को जो है बता सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव संप्रेषण का क्या होता है? बातचीत करने से क्या होता है हमारे घर में जो होते हैं उसका आदान प्रदान होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तकनीकी महत्व, अब देखिए क्या है मोबाइल हो गया, वीडियो कॉलिंग हो गई, ठीक है, व्हाट्सअप हो गया, ये सब चीज़ क्या है ये सब हम तकनीकी के जरिए जो है परिवार से एक दूसरे से क्या करते हैं जुड़े रहते हैं और संप्रेषण को जो है प्रभावशाली बनाते हैं। अब आइए देखिए बात करते हैं पारिवारिक संप्रेषण का वर्गीकरण बताइए। तो देखिए पारिवारिक संप्रेषण का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर होता है। पहला क्या है माध्यम के आधार पर, दूसरा क्या संगठन के आधार पर। देखिए माध्यम के आधार पर क्या है आपका संप्रेषण कैसा होता है स्टूडेंट? तो देखिए माध्यम के आधार पर जो है मतलब संप्रेषण, हाँ देखिए पारिवारिक संप्रेषण के माध्यम यानी मीडिया ऑफ फैमिली कम्युनिकेशन। तो क्या है तो पहला इसको तो दो भागों में बांट देंगे, एक होगा शाब्दिक और दूसरा क्या होगा अशाब्दिक। ठीक है, पहला क्या है आपका शाब्दिक हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट अशाब्दिक। यानी शाब्दिक को हम क्या बोलते हैं वर्बल और अशाब्दिक को हम बोलते हैं नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। अब आइए देखिए तो जो है शाब्दिक में क्या होगा तो आप संप्रेषण यानी बातचीत क्या है लिखित तौर से कर सकते हैं, मौखिक तौर से कर सकते हैं और संकेत के तौर से करते हैं। ये क्या आपका वर्बल में आ जाएगा। लिखित यानी बातचीत यानी पहले क्या था हम लोग पत्र लिखते थे, ठीक है, चिट्ठी लिख कर आदान प्रदान होता था, ये क्या था आपका लिखित में संप्रेषण हो गया। मौखिक यानी जैसे मुंह से हम बात कर रहे हैं वो हो गया। संकेत मतलब क्या हो किसी काम को मना करना है तो हम लोग क्या करते इशारा करते हैं ना किसी चीज़ को, तो ये सब क्या सब आपके शाब्दिक में। अब देखिए अशाब्दिक में क्या हुआ दैहिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज से हम जैसे आँख दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई गलत काम हो रहा है अगर हम सिर्फ आँख बस उसको देख लिए घूर लिए क्या होता है बहुत बच्चे जान जाते हैं कि बस आप आँख से बस देख लेंगे। जैसे मैं ही हूँ कभी अगर ज़्यादा क्रोधित रहती हूँ मैं सिर्फ बोलूँ आँख दिखा दी तो क्या है बच्चे समझ जाते हैं कि नहीं मैम गुस्सा है हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है। फिर क्या है आपका कि समय और स्थान अंतराल में भाषा होती है, ठीक है, पार्श्व भाषा होती है। तो ये सब क्या सब आपकी जो है अशाब्दिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सांकेतिक भाषा भी दो तरह की होती है। एक जो होती है एक में हम क्या दृश्य संकेत भाषा और एक में शब्द संकेत भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है संगठन के आधार पर। तो देखिए पारिवारिक देख लीजिए पारिवारिक संगठन के सदस्यों के सदस्यों के अंतर संबंध को दो आधार पर बांटा जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संगठन परिवार के सदस्यों का बाहरी व्यक्ति के साथ होता है और परिवार के सदस्यों के मध्य आपस में अनौपचारिक संबंध होते हैं। कई बार परिवार के सदस्य का बाहरी व्यक्तियों से भी अनौपचारिक संप्रेषण होता है जो कि सामाजिक संबंध पर आधारित होता है। अतः इस आधार पर जो संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या यहाँ पे भी देखिए आपका औपचारिक और अनौपचारिक हो गया, ठीक है। तो औपचारिक जो है आपका क्या है परिवार के सदस्यों का बाह्य जगत के साथ संप्रेषण और अनौपचारिक क्या है परिवार के सदस्यों का मध्य अंतर संबंध का एवं संप्रेषण। तो ये देखिए ये आपको संप्रेषण के आधार पर जो है कितने तरह के होते हैं पारिवारिक संप्रेषण। तो आप याद रखें माध्यम के आधार पर जो है ये आपका था स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका ये क्या है ये संगठन के आधार पर, ठीक है। अब आइए देखिए बात करते हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है पारिवारिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाली विधियां कौन कौन सी। तो ये याद रखें निम्न है। पहला क्या विषय वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान यानी जो भी हम बात करने जा रहे हैं उसके बारे में क्या होना चाहिए पूरी जानकारी होनी चाहिए। मित्रतापूर्ण वातावरण में पारिवारिक वातावरण जो हमारा मित्रतापूर्ण हो। फिर क्या सहयोग तथा भागीदारी किसी भी कार्य को करने में क्या एक दूसरे का हम लोग सहयोग दें। उपयुक्त सामग्री का प्रयोग करना सीखें यानी जो भी उसमें हमारे पास जो भी सीमित संसाधन उसका कैसे उचित तरीके से हम प्रयोग
प्रयोग कर सकते हैं। इस पर देखिए भौतिक सुविधाओं को हम कैसे मतलब उसका लाभ ले सकते हैं, ग्रहणशीलता यानी कैसे हम उनको ग्रहण करते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व अपना व्यक्तित्व जो है कैसे हम प्रभावशाली बना सकते हैं, और लास्ट में जो है संप्रेषण का क्या है फीडबैक जो है होता है। तो ये सब चीज़ क्या थी, ये आपको प्रभावित करने वाली विधियाँ थी। तो इनको आप जो एज इट इज लिख कर थोड़ा थोड़ा जो अपने शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, बालकों के संवेगों का महत्व बताइए। देखिए स्टूडेंट आप लोगों के पास बुक भी होगा, सीरीज भी होगा, तो इसको हम अब डिफाइन नहीं किए हैं। आप लोग ये क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर डाल दिए हैं कि आप लोग जो इस मॉडल पेपर 2 मॉडल पेपर जो हमने दिया उसके अलावा जो है संवेग वाला भी जरूर आप लोग को देख कर जाइएगा, ठीक है। उसमें किताब होगा तो आपका खिलौना घर ये सब, जैसे बच्चे किससे खेलते हैं, गुटका से किससे पढ़ते हैं, तो गुटका विधि है, खिलौना घर है, ये सब क्रैच है, ये सब भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए बालक के कौन कौन से संवेग होते हैं, तो ये आपका भय के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है, जिज्ञासा होती है, खुशी, हर्ष, आनंद, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से, क्योंकि थोड़ा देखिए समय अभाव 1 घंटा का वीडियो ऐसे ही हो गया है ना। देखिए 54 मिनट का वीडियो आप लोगों का हो गया है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिए हैं। हम ये आप लोग ग्रेजुएशन में भी आप लोग अच्छे से पढ़ें तो संवेग के बारे में आप लोग अच्छे से लिख लेंगे स्टूडेंट, हाँ। तो इसको हम यहीं पर वो कहें, लेकिन हाँ ये जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। ये दूसरा मॉडल पेपर, पहला मॉडल पेपर, दोनों अच्छे से मिला कर जाइएगा। उसके अलावा जो यहाँ पर संवेग है उसको आप लोग अच्छे से जो है बुक से आप लोग पढ़ के जाइएगा। ओके स्टूडेंट, कैसा पेपर हुआ ज़रूर आप लोग बताइएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले पेपर में। अगला पेपर तो मेरे ख्याल से आप लोगों का, ठीक है, देखते हैं अगला पेपर चौथा कब है, तो उसका भी कोशिश रहेगी कि मॉडल पेपर उसका भी हम डाल दें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।